क्वेश्चन नंबर 111 जो आपके सामने है, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है और डिस्कशन के माध्यम से आपको तो यहाँ पे आप देखिए, भाषा की बात करते हैं तो मूल संविधान की अगर हम बात करेंगे तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान का सिनेरियो कुछ और है। वर्तमान में 8 भाषाएं हैं, यानी कि सॉरी 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं, यानी कि 8 भाषा जोड़ा गया बाद में। तो क्या क्या जोड़ा गया? सबसे पहले 15वां भाषा के रूप में सिंधी को जोड़ा गया। सिंधी को 1967 में जोड़ा गया और 21वां संविधान संशोधन करके जोड़ा गया। इसके बाद मणिपुरी को जोड़ा गया, कोकनी को जोड़ा गया और नेपाली को भी जोड़ा गया। और ये 1992 में जोड़ा गया 71वां संविधान संशोधन के द्वारा। इसके बाद 4 भाषाएं और, जिसमें संथाली है, मैथिली है, डोंगरी है, बोडो है और क्या है? बोडो है। और इसको जोड़ा गया 2003 में। और किस संविधान संशोधन के तहत? तो 92वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। अब क्वेश्चन क्या आता है वो देखिए। कहता है निम्नलिखित संविधान अधिनियम में से किस एक के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई, जिससे उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई। तो वह संविधान संशोधन कौन सा था? तो वह था कौन सा संविधान संशोधन? 90 नहीं, 91 नहीं, 92वां संविधान संशोधन था। और इसी 92वां संविधान संशोधन में जब जोड़ी गई तो संख्या 22 हो गया। अंत में 92वां संविधान संशोधन में ही संथाली, मैथिली, डोंगरी और बोडो को सन 2003 में क्या किया गया था? तो जोड़ा गया था। क्लियर है? आंसर इसका होगा सी। लोकतंत्र के स्वरूप को स्पष्ट करने में किस आंदोलन का योगदान रहा है? तो 17वीं सदी के इंग्लैंड का जो मजदूर आंदोलन है, ये जो 17वीं सदी के इंग्लैंड का जो मजदूर आंदोलन है, ये लोकतंत्र के स्वरूप को स्पष्ट करने में क्या किया है? महत्वपूर्ण योगदान निभाया है। लोकतंत्र में चिपको और नर्मदा नहीं, नर्मदा बचाओ आंदोलन और चिपको आंदोलन एक क्षेत्रीय पृष्ठभूमि की आंदोलन रहा है, राष्ट्रीय आंदोलन स्तर तक नहीं पहुंचा है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। किसी राज्य के मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ये तो ठीक है। सामान्यतः मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के बैठकों की अध्यक्षता करते हैं, ये भी ठीक है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अपने समस्त कार्यों कृत्यों का प्रयोग करते हैं, ये गलत है। राज्यपाल मुख्यमंत्री से विशेष परिस्थिति में किसी सिस्टम को लेकर राय मशवरा कर सकते हैं। राज्यपाल लेकिन जाने जाते हैं किस चीज के लिए? राज्यपाल कभी भी जब चाहे तब कानून से या कानून व्यवस्था को लेकर के मुख्यमंत्री से सवाल कर सकता है। उनका आदेश मुख्यमंत्री का आदेश नहीं मानेगा, बल्कि राज्यपाल के आदेश को उनको मानना पड़ेगा। तो इसमें गलत कौन सा है? सी है, और गलत वाला ही हमसे पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक है? तो भारत का उच्चतम न्यायालय को संविधान का अभिरक्षक कहा जाता है। क्लियर है? चलिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जाति के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? आप अपने कॉपी में वन लाइनर के फॉर्म में इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और याद रखिएगा अनुच्छेद 330। काहे याद रखिएगा? क्योंकि ऐसा प्रश्न जब भी आपके एग्जाम में आएगा, वहां पे आपका ब्रेन काम नहीं करेगा, डायरेक्ट याद रहेगा और टिक लगाना है। तो याद रखिएगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में, कहां पूछा है? लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। और आपको हम बता दें कि लोकसभा में आरक्षण का प्रावधान है, 131 सीटों पर आरक्षण दिया गया है। 131 सीटों पर आरक्षण दिया गया है, जिसमें से एससी और एसटी को बांटा गया है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित
जनजाति, याद रखना है एसटी और एससी, 84 और 47, 84 सीटें जो है अनुसूचित जाति को और 47 सीटें जो है अनुसूचित जनजाति को लोकसभा में आरक्षित दिया गया है। लेकिन ये तो डीपली नॉलेज हो गया, कहता है किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है, तो अनुच्छेद 330 के तहत दिया गया है। क्लियर है, अनुच्छेद 330 के तहत दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन संसद के लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहता है? लोक लेखा समिति बताना है कि कौन उपस्थित रहता है। लोक लेखा समिति बताएंगे। लोक लेखा समिति आपको बता दे, लोक लेखा समिति के बारे में थोड़ा सा हम बता देते हैं पहले कि लोक लेखा समिति जो होता है, लोक लेखा समिति जो होता है, इसमें सदस्यों की संख्या जो होती है, सदस्यों की संख्या जो होती है वो 22 होता है। और इसमें लोकसभा और राज्यसभा, एलएस और आरएस, राज्य दोनों में से सदस्य होते हैं। लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7 सदस्य इसमें होते हैं। तो क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन संसद के लोक लेखा समिति के बैठक में उपस्थित रहता है? कौन रहता है बताएंगे, कौन उपस्थित रहता है? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, अनुच्छेद 148 में इसकी चर्चा किया गया है। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है उस संसद के लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहते हैं। लोक लेखा समिति में लोकसभा के भी सदस्य होते हैं और राज्यसभा के भी सदस्य होते हैं। क्लियर है यहां तक? वेरी गुड। यदि भारत में राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद एक ही समय बिंदु पर खाली हो जाता है तो राष्ट्रपति का पद अस्थायी तौर पर निम्नांकित अधिकारी धारण करेगा। आपके बुद्धि के अनुसार इसका जवाब क्या होना चाहिए? भारत का अगर राष्ट्रपति का पद भी खाली हो जाता है, उपराष्ट्रपति का पद भी खाली हो जाता है, तो उस कंडीशन में सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उस पद को संभालता है। याद रखिएगा, तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। निम्नलिखित में से कौन एक गलत है? मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है। मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है, ये तो ठीक है। भारतीय संविधान के भाग 4 के क में मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, लेकिन ऑप्शन ए वाला गलत है। मूल कर्तव्य मौलिक अधिकार का हिस्सा नहीं है। मौलिक अधिकार अलग चीज है, मौलिक कर्तव्य अलग चीज है। मौलिक अधिकार जो है अमेरिका से लिया गया है और यह रूस से लिया गया है। आपको बता दे, मौलिक अधिकार एक ऐसा अधिकार है जब कोई व्यक्ति जन्म लेता है, जन्म लेने के साथ ही जो अधिकार उसको मिल जाते हैं उसको हम मौलिक अधिकार कहते हैं। लेकिन मौलिक कर्तव्य जनता का देश के प्रति जो अधिकार होता है उसको हम मौलिक कर्तव्य कहते हैं। क्लियर है? तो दोनों अलग अलग है, गलत वाला ही चुनना था, तो गलत हमारा है, आंसर ए हो जाएगा। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है? तो आपसे क्वेश्चन कह रहा है, अब इसको देखो, एक क्वेश्चन है कहां से? सबसे पहली बात कि ये जो डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है ये है मूल कर्तव्य से। मूल कर्तव्य की अगर आप बात करें, मूल कर्तव्य की अगर आप बात करें, मूल कर्तव्य की अगर थोड़ा सा बात करें, जिसकी चर्चा भाग 4 के क में करते हैं और रूस के संविधान से लिया गया है। जब संविधान लिखा गया था तो मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ दिए गए और बाद में एक मौलिक कर्तव्य और जोड़ा गया। जब 86वां संविधान संशोधन हुआ 2002 में, एक और जोड़ दिया गया। तो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है और उसी 11 मौलिक कर्तव्य में से एक मौलिक कर्तव्य है तीसरा, ABC, यानी कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने की बात करता है। तो तीसरा मौलिक कर्तव्य हमारा यही है। पहला में है, आप इसको बढ़िया से डिटेल में याद कर लीजिएगा। जैसे कुछ उदाहरण हम समझा देते हैं। पहला मौलिक कर्तव्य में कहा गया है कि व्यक्ति को राष्ट्र के प्रति ईमानदार रहना चाहिए, राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का सम्मान करना चाहिए।
उसी प्रकार से बी में कहा गया है, मतलब दूसरे नंबर पे कहा गया है कि जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है उनको अपने दिल में जगह देना चाहिए। तो ऐसे कर करके 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो तीसरा मौलिक कर्तव्य में भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को दिया गया है स्थान तीसरे नंबर पे। किसने कहा है आदेशित निर्णय को सार्वजनिक कल्याण के लिए लागू करना ही नागरिकता है? और यह कथन है, पॉलिटिकली कथन, ये अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। जो जहां हम बोलते हैं नोट करने के लिए, हर टेस्ट में एक दो क्वेश्चन हम आपको नोट करने के लिए बोलते हैं। बोलिए किसने याद रखना है, किसने कहा है आदेशित निर्णय को सार्वजनिक कल्याण के लिए लागू करना ही नागरिकता है? यह कथन था लास्की का। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंध में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान दिया गया है? तो यह दिया गया है अनुच्छेद 43 के ए में। अनुच्छेद 43 में कहा गया है निर्वाह योग्य मजदूरी, निर्वाह योग्य मजदूरी। क्या कहा गया है? निर्वाह योग्य मजदूरी कहा गया है। अनुच्छेद 45 में कहा गया है कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, और अनिवार्य शिक्षा, ये 45 में कहा गया है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथकीकरण, यही वाला गलत है। क्यों? क्योंकि न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथकीकरण ये अनुच्छेद 50 में कहता है। अनुच्छेद 48 में कहा गया है कृषि और पशुपालन, कृषि और पशुपालन। 39 के ए में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, ठीक है। 44 में समान नागरिक संहिता, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुमेलित नहीं है। फिर से 123 क्वेश्चन नंबर आपके सामने आया है। किसने कहा वह व्यक्ति जिसे किसी राज्य के विमर्शी एवं न्यायिक प्रशासन में भाग लेने का अधिकार है उस राज्य का नागरिक कहलाता है? इसको भी अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा क्योंकि कथन है, और एक कथन है अरस्तु का। कथन सब एक जगह, एक ऐसे हम कथन तैयार कर रहे हैं, लगभग 250 कथन हम एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं। तो प्रयास करेंगे कि इकट्ठा हो जाए, टाइपिंग हो जाए सब में, तो हम सब एक बार देने का भी प्रयास करेंगे आपको। क्लियर है? कथन हमेशा पूछा जाता है। भारतीय संविधान मान्यता देता है, क्या केवल धार्मिक अल्पसंख्यक को देता है कि केवल भाषाई अल्पसंख्यक को? दोनों को देता है। धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक दोनों को भारतीय संविधान जो है मान्यता देती है। किसने कहा? फिर से कथन आ गया, फिर से आपका कथन आ गया। किसने कहा धर्म से जीवन के विभिन्न कार्यों में संगति आती है और इससे उसको दिशा प्रदान होती है? तो ये कथन है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है। किस ऑप्शन के साथ आप जाना चाहेंगे, बताएंगे? क्या यहां पे संविधान अध्यक्षात्मक है? नहीं, कोई यहां अध्यक्ष संविधान का नहीं है। भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। इसका आंसर ए हो जाएगा। नाम मात्र का राजतंत्र है ये नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? जो आंसर आपको मिला होगा उसमें आंसर दिया हुआ होगा न्याय का प्रतीक है, जो कि गलत है। ए न्याय का प्रतीक नहीं है। जीवन गतिशील है और रुकने का अर्थ मृत्यु है, यानी कि प्रगति का प्रतीक है। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? जीवन प्रगतिशील है, जीवन प्रगतिशील है और रुकने का अर्थ मृत्यु है, रुकने का अर्थ मृत्यु है। ऑप्शन नंबर ई। आप ये मत कहिएगा कि सर न्याय है, आंसर याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्य के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है, यानी कि गलत है? तो भैया किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाया जा सकता है नए राज्य के निर्माण करने के लिए, तो बिल्कुल ही ठीक है। किसी राज्य का क्षेत्र घटाया भी जा सकता है।
एक राज्य संघ, एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा? नहीं, कभी किसी भी राज्य को यह अधिकार नहीं दिया गया है कि किसी दूसरे राज्य को अपने में शामिल कर ले। ये वाला गलत है, और गलत ही हमको चुनना था, इसलिए गलत वाला आंसर पे टिक लगाएंगे, ऑप्शन सी होगा। अभी इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जब इसका हम आंसर बताएंगे, और इसको आप अपने कॉपी में हमेशा संभाल के रखिएगा। प्लेटो एक दार्शनिक राजा था। क्या था? प्लेटो एक दार्शनिक राजा था। ए का हो जाएगा 3BCD। रॉल्स की बात करें तो निष्पक्षता के रूप में न्याय देने के लिए वो जाने जाते थे। अगर हम वेंथम की बात करें तो ये उपयोगितावाद के समर्थक थे, और अगर हम मार्क्स की बात करें तो ये अतिरेक मूल्य के समर्थक रहे हैं, अतिरेक मूल्य के समर्थक। तो ये आपको याद रखना होगा, और इस क्वेश्चन को एकदम VVI कर लीजिए। ऐसे प्रश्न को एक जगह इकट्ठा करके रखना है कि कोई भी दार्शनिक, किस दार्शनिक जो है किससे संबंधित है। ये मुश्किल से 15-20 क्वेश्चन ऐसे आते हैं, वही 15-20 क्वेश्चन में से बार बार रिपीट होता हुआ आपको मालूम पड़ेगा। तो अगर आप 25-30 दार्शनिक के बारे में जान जाएंगे, फलना व्यक्ति किससे संबंधित है, तो क्वेश्चन यहीं से घुमाया जाता है। इसका आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है? देखो, राष्ट्रपति को हटाने के लिए एक अलग प्रोसेस है। राष्ट्रपति को हटाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से किसी भी सदन के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 61 में महाभियोग की चर्चा की गई है, जो कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है। लेकिन उसके भी नियम है। राष्ट्रपति को हटाने के लिए 14 दिन पहले लिखित सूचना देना पड़ता है राष्ट्रपति को, और जिस सदन से उनको सूचना दिया जाता है, उस सदन से कम 1/4 सदस्य का हस्ताक्षर उस पर होना चाहिए। इसके बाद 2/3 लोकसभा से, 2/3 राज्यसभा से जब हस्ताक्षर होता है, तब जाकर के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है। लेकिन सेम प्रोसेस उपराष्ट्रपति में भी होगा, लेकिन वहां कंडीशन थोड़ा चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा? राष्ट्रपति के केस में लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से किसी भी सदन के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है, लेकिन उपराष्ट्रपति में, चूंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, इसीलिए क्या होता है मेरे दोस्त, राज्यसभा में सबसे पहले उपराष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है। और उपराष्ट्रपति का पद कहां से लाया गया है बताइए? ये अमेरिका से लिया गया है। तो याद रखिएगा, राज्यसभा पर उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जाता है? क्योंकि ये राज्यसभा का ही सभापति होता है उपराष्ट्रपति। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र भारत में निवास करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा दाखिल किया जा सकता है। गलत बात है। अब भैया बांग्लादेश का भी व्यक्ति आके यहां रह रहा होगा तो क्या वो भी दाखिल कर देगा? पाकिस्तान का रह रहा होगा तो भी दाखिल कर देगा? नहीं ना। जिस निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन लड़ा जाना है, वहां के किसी निवासी द्वारा दाखिल किया जा सकता है। ऐसा भी नहीं है कि जहां से चुनाव लड़ना है खाली वहीं से हम, ऐसा भी नहीं है। भारत के किसी नागरिक द्वारा, कोई भी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में दाखिल है, ये इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ, 131 का क्या होगा? सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची का विषय है? समवर्ती सूची, पुलिस की अगर बात करें तो राज्य सूची का विषय है। रेडियो टेलीविजन की बात करें तो ये संघ सूची का विषय है। लेकिन फौजदारी मामले जो है ये समवर्ती सूची का विषय है। भारत सरकार अधिनियम 1935 का संघीय भाग लागू नहीं किया गया। जानते हो एक बात इसके बारे में आप? भारत सरकार अधिनियम बहुत ही इंपॉर्टेंट अधिनियम माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि भारत शासन अधिनियम में 321 अनुच्छेद था, और इसमें से 321 अनुच्छेद थे और 10 अनुसूची थी। मेरे दोस्त, आपको हम बता दें कि जब भारत का संविधान लिखा जाने लगा तो भारत के संविधान में वर्तमान का जो सिनेरियो है, वर्तमान में 395 अनुच्छेद हैं, और इस 395 अनुच्छेद में लगभग 321 में से इसमें 250 अनुच्छेद जो है डायरेक्ट भारत शासन अधिनियम 1935 में से वर्तमान के संविधान में जोड़ दिया गया। जिस समय संविधान बनाया जा रहा था, मामूली परिवर्तन करके। इसलिए हम कह सकते हैं कि आज का जो, या भारत का जो संविधान है, उसमें सबसे बड़ा अगर योगदान रहा है तो भारत शासन अधिनियम 1935 का रहा है। वहीं से आपका क्वेश्चन है।
कहता है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 का संघीय भाग लागू नहीं हुआ, क्यों? इसका संघीय भाग आखिर क्यों लागू नहीं हुआ, इसके पीछे का आपको कारण बताना है। जवाब दीजिए 133। आखिर क्यों लागू नहीं किया गया, इसका जवाब दीजिए। सर हम सारथी बैच लिए हैं, उसमें 718 पैड हो गया है, बाकी का पैसा हमें लौटा दीजिए टीम से बोलकर। भैया 718 रुपया तुम कैसे पेड कर सकते हो जब वो कोर्स में मिलता है 299 रुपया में? गज्जब, मतलब कुछ भी आप सुनी बोल रहे हो सोनी, आप कुछ भी बोल रहे हो बाबू। आप बात करो एक बार टीम से। ऐसा नहीं होता बच्चे कि 299 रुपया का कोर्स है, आप 718 पैड एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। जब भी आप पेमेंट करोगे तो जितना उसका कोटा रहता है ना बच्चे, वही पैड एक्सेप्ट करता है वो। ऐसा तो होगा नहीं बच्चे, है ना? ऐसा तो होगा नहीं। चलिए 133 का जवाब दीजिए, 133 का जवाब दीजिए। देखो, भारत सरकार अधिनियम 1935 का संघीय भाग इसलिए लागू नहीं हुआ क्योंकि निर्धारित संख्या में, जो संख्या निर्धारित किया गया था, जो उस समय के देशी राज्य थे उस संघ में शामिल नहीं हुए, इसलिए इसको लागू नहीं किया गया था। क्लियर है? देशी राज्य उसमें सम्मिलित नहीं हुए थे। चलिए, निम्नांकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। आपको पता है कि अनुच्छेद जब 32 पढ़ते हैं मौलिक अधिकार, और छठा मौलिक अधिकार जब आप पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसको अंबेडकर साहब ने संविधान की आत्मा कहा है। उसमें 5 प्रकार के रिट की बात की गई है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको हु हैव द बॉडी ऑफ कहते हैं, अधिकार परीक्षा, जिसको बाय व्हाट अथॉरिटी कहते हैं, प्रतिषेध, जिसको टू बी सर्टिफाई, ऐसा नहीं, प्रतिषेध को टू बी सर्टिफाई नहीं कहते हैं, प्रतिषेध का मतलब होता है आदेश मानने वाला। ये गलत हो गया। अब हम सोच रहे हैं यूट्यूब पर एक दिन 2-4 दिन के अंदर में ही हम इस टॉपिक को थोड़ा क्लियर कर दें। इसमें क्वेश्चन 3-4 तरीके से घुमा घुमा के एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर है ना? तो हम आज ही हम विचार बनाए हैं कि इसको थोड़ा सा डीपली हम यूट्यूब पे पढ़ा देने के लिए, ताकि जो बच्चे किसी कारणवश ऑफलाइन का क्लास नहीं कर रहे हैं तो कम से कम उनको इसका डिटेल नॉलेज मिल जाना चाहिए। ये बहुत खतरनाक टॉपिक है और इससे हमेशा, तो अभी तो आप जान लो कि प्रतिषेध का मतलब टू बी सेटिस्फाइड नहीं होता है, इसका मतलब होता है आदेश मानने वाला। इसका मतलब तो गलत दिया हुआ है। 5 प्रकार का रीट है और हम प्रयास करते हैं कि ट्यूसडे या वेडनेसडे को हम एक वीडियो जारी कर देंगे। आया बात समझ में? और प्रॉमिस करते हैं पक्का एक रीड जारी, प्रॉमिस करते हैं कि वीडियो हम जरूर बनाकर डालेंगे। क्योंकि क्यों, कारण क्या है इसके पीछे, हमको पता है कि आपको मेरे साथ लंबा डिस्कशन करना है, तो ये टॉपिक आपको हमेशा आएगा। तो जब भी आएगा तो हमें कह दिया करेंगे कि देखो ये जो इसके बारे में जानकारी जो है हम वीडियो में बना दिए हैं, तो फटाक से वहां पे जाना और स्क्रीनशॉट लेकर रिवीजन कर लेना। तो इसका हम डिटेल में, चूंकि 15-20 मिनट का क्लास चलेगा कम से कम इसको समझाने में, अभी इसको आप याद रखो सिर्फ, ये गलत है। भारतीय राजनीतिक पत्ती के बारे में निम्न में कौन सही नहीं है? बताओ। क्या संसदीय पत्ती की सरकार है? धर्मनिरपेक्ष राज्य है, बिल्कुल ठीक है। संसदीय पत्ती की सरकार भी है, संघीय नीति भी है। भैया इसमें कोनो गलत नहीं है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। कह रहा था कौन गलत है, सही नहीं है का मतलब क्या हुआ? कौन गलत है? भैया कौनो गलत नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं, सब सही है। मेरे भाई, भारतीय राजनीतिक पत्ती को कई नामों से आप जान सकते हो। संसदीय पत्ती की सरकार कह दो, संघीय नीति कह दो, धर्मनिरपेक्ष राज्य कह दो। समझ में आ रहा है? कई नामों से आप जान सकते हो। ठीक है ना? क्लियर है दोस्त? ठीक है, वेरी गुड। निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन व वन जीव की रक्षा की प्रावधान किए गए हैं? तो ये नीति निर्देशक तत्व में भी कहा गया है और मूल कर्तव्य में भी कहा गया है। दोनों में वन जीव की रक्षा करना, पेड़ पौधों को बढ़ाना, उनका रक्षा करना, ये नीति निर्देशक तत्व में भी है और मौलिक कर्तव्य में भी है, मौलिक अधिकार में नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। संविधान के किस प्रावधान में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना ना तो कोई कर लगाया जा सकता और ना ही एकत्रित किया जा सकता? क्वेश्चन को समझना। कहता है कि संविधान के किस कानून में कहा गया है कि, किस प्रावधान में कहा गया है कि बिना कानून के ना तो कोई कर लगा सकता है और ना एकत्रित कर सकता है? इसको अपने कॉपी में नोट कर लेना। वन लाइनर के फॉर्म में
आप इसको अपने कॉपी में नोट कर लेना। साउंड बढ़ाइए ना सर जी, अपना साउंड या इसका साउंड? मेरा साउंड तो अच्छा है, इसका भी ठीक होगा दोस्त। रवि जी, दोस्त आप ईयर अपना मोबाइल का साउंड बढ़ा लीजिए, इतना कॉपी पेस्ट मत कीजिए। हम समझ गए, समझ गए, चलिए हम समझ गए। आंसर सही है? नहीं सूरज, आपका आंसर गलत है दोस्त, आपका आंसर गलत है, आपका आंसर गलत है, फिर से दीजिए। संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 265 में कहा गया है। क्लियर है? अनुच्छेद 265 में। इसको इसलिए कर रहे हैं कि नोट कर लीजिए। धन विधेयक के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत हैं? आपको पता है धन विधेयक केंद्र में लोकसभा और राज्य में विधानमंडल में पेश किया जाता है। यह वित्तीय मामलों से संबंधित है, या केवल लोकसभा में प्रस्तावित होता है, या केवल राज्यसभा में प्रस्तावित होता है, यह गलत है। इनकी प्रकृति पर सभापति द्वारा प्रमाण की आवश्यकता होती है, यह भी गलत है। भैया याद रखना, ये दोनों सही है, यह वित्तीय मामले से संबंधित है और यह केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जाता है। तो 1 और 2 आंसर सही होगा, 1 और 2। लेकिन 1 और 2 कहीं ऑप्शन में आपको दिख रहा है क्या? कहीं दिख रहा है क्या? अब आपके सामने दो कंडीशन है, आप सही जवाब मारोगे क्या? इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? हम उपयुक्त में से एक से अधिक दे नहीं सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन इस टाइप से दिया हुआ है कि मैच करेगा नहीं। इस कंडीशन में आंसर 2 है सही, लेकिन ऑप्शन के अनुरूप नहीं है। इसलिए इस कंडीशन में दोस्त हम आंसर क्या मारेंगे? उपयुक्त में से कोई नहीं। आ गया समझ में? जबकि 2 आंसर है इसमें। हाँ, तो इसलिए एग्जाम में जब भी क्वेश्चन बनाइएगा थोड़ा सतर्क रहिएगा कि आंसर आने के बाद भी आपको सही ऑप्शन का चुनाव कैसे करना है। उपभोक्ता संरक्षण कानून अस्तित्व में कब आया? अब इसको अपने कॉपी में नोट कर लेना है, एक लाइन में इसको नोट कर लेना है और आंसर आपको देना है। 1986 में आया था। कब आया था? 1986 में आया था। उपभोक्ता संरक्षण कानून जो है 1986 में आया था, याद रखिएगा। देखिए 86 क्षण आरक्षण, उपभोक्ता आरक्षण 86 में आया था, है ना? तो थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा बढ़िया से। भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? भैया कितनों बार हो सकता है? उपयुक्त में से कोई जवाब इसका सही नहीं है। ऑप्शन में 1 बार, 2 बार, 3 बार। क्यों? आप सब जानते हो कि अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 में कहा गया है कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, राष्ट्रपति में निहित होगी। आप सबको बता दें कि हमने एक सारथी बैच लॉन्च किया है, आप सब शायद जानते भी होंगे। कॉमन पेपर में सबसे बड़ी समस्या रहती है, और सारथी बैच हम चला रहे हैं 299 रुपया में। जल्दी ही 2-3 दिन पहले चालू किए हैं, 6 तारीख से स्टार्ट हुआ है, 2-3 क्लास हुआ है अभी। तो सारथी बैच को जरूर आप अपने मोबाइल में इनरोल कर लीजिएगा। उसमें हम राष्ट्रीय आंदोलन ट्रिक से याद करवा रहे हैं, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाएंगे और करंट अफेयर चल रहा है। आंसर लगाने का टाइम दिया कीजिए सर। आपको आंसर लगाने का टाइम दे दिया जाता है मैडम, है ना? यहां पे हम डिस्कशन करवा रहे हैं उसका जिसका हम टेस्ट लेते हैं। क्लियर है ना? आ रहा है बात समझ में? हम यही मान के चलते हैं कि मेरे जो बच्चे हैं वो टेस्ट जो लगाते हैं सुबह शाम यहां करके, तो आइए वेलकम है आपका, सेंटर पे टेस्ट लगाइए। यहां हम पढ़ा थोड़ी ना रहे हैं कि आपको हम समय देंगे कि इसका आंसर क्या होगा। हम ये मान के चलते हैं कि हम डिस्कशन करवा रहे हैं। क्लियर है? प्रीति माला जी, बात समझ में आ गया बच्चे आपको? ये जो टेस्ट चलता है ना उसका डिस्कशन है, तो हम यही मान के चलते हैं कि बच्चे टेस्ट मार के जाते हैं, उसका डिस्कशन बच्चे देख रहे हैं। क्लियर है? तो 54 में कहा गया है राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में, राष्ट्रपति के निर्वाचन यानी चुनाव के बारे में। और 55 में कहा गया है रीति के बारे में कि चुनाव कैसे किया जाएगा। और 56 में कहा गया है कार्यकाल के बारे में। और 57 में कहा गया है पुनः निर्वाचन के बारे में। और पुनः निर्वाचन में कोई लिमिट फिक्स नहीं है कि राष्ट्रपति कितना बार चुनाव लड़ेंगे। टेस्ट कहां होता है? करंट अफेयर का पीडीएफ मंडे को मिल जाएगा। मंडे को जितना होल रहेगा मंडे को हम डाल देंगे। अब मंडे को नहीं, ट्यूसडे को, सॉरी ट्यूसडे को डाल देंगे। आज लगभग हो गया है तो प्रयास करेंगे मंडे या ट्यूसडे दोनों में से कोई दिन डाल देंगे। अकबकाइए मत, बहुत ज्यादा अकबकाते हैं, और जब मिल जाएगा तब पढ़िएगा नहीं।
हाँ, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर भी इसका टेस्ट चलता है। चलिए, तो पुनः निर्वाचन यानी कि राष्ट्रपति चाहे जितना बार निर्वाचन चुनाव लड़ना चाहे लड़ सकता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा जारी नहीं रहती यदि संसद खाली स्थान की अवधि के भीतर उसे अनुमोदन प्रदान न करे। राष्ट्रीय आपात की बात अगर मेरे दोस्त करे, आप सब जानते हो कि आपातकाल की चर्चा जो है वो भाग 18 में किया गया है। ये जो शब्द है ये जर्मनी से लिया गया है। आप सब जानते हो ये शब्द जर्मनी से लिया गया है। और राष्ट्रीय आपात की अगर बात करें तो जब तक संसद 1 महीना के अंदर में अनुमोदन नहीं दे दे तब तक राष्ट्रीय आपात की घोषणा नहीं की जा सकती है। अनुमोदन देने के बाद भी इसकी वैलिडिटी 6 महीना की होती है। 6 महीना के बाद पुनः संसद की अनुमोदन की आवश्यकता होती है। क्लियर है? इस बात को समझ लीजिएगा बढ़िया से दोस्त। आंसर होगा 1 माह। निम्नलिखित में से कौन सा एक खर्च जो है भारत के संचित निधि पर भारित नहीं है? देखो, संचित निधि की बात करें, अनुच्छेद 266 में इसकी चर्चा किया गया है। भारत के राष्ट्रपति का वेतन, भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश का वेतन, उच्च न्यायालय का पेंशन, उच्च न्यायालय का वेतन नहीं, उच्च न्यायालय का वेतन जो होता है राज्य के संचित निधि से दिया जाता है, इत्यादि का जो वेतन होता है कहां से दिया जाता है? संचित निधि से दिया जाता है। लेकिन क्वेश्चन में कहता है कि संचित निधि पर भारित नहीं है, पूछ रहा है। भारित होता है ये तो हम जानते हैं, पर किसका भारित नहीं है? 142। तो ये होगा भारत का महान्यायवादी का। महान्यायवादी क्या होता है? एक महाधिवक्ता होता है, एक महान्यायवादी होता है। महान्यायवादी जो होता है केंद्र सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। महान्यायवादी के अंदर में एक योग्यता होना चाहिए सर्वोच्च न्यायालय के उच्च न्यायाधीश बनने की, और महाधिवक्ता राज्य के कानूनी सलाहकार माने जाते हैं। महाधिवक्ता का जो वेतन होता है उस संचित निधि से नहीं दिया जाता, तो इनका वेतन आखिर मिलता कहां से होगा? तो इनका जो वेतन है राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है। किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार के परिवर्तन का निलंबन किया जा सकता है? बताएंगे। मौलिक अधिकार का परिवर्तन का निलंबन किया जा सकता है किस अनुच्छेद में? आपको यह बताना है किस अनुच्छेद में, बताएंगे। तो यह है 359। 359 के द्वारा मौलिक अधिकार में परिवर्तन का निलंबन किया जा सकता है। इस क्वेश्चन को भी अपने नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यही सब जो क्वेश्चन जो प्रथम दृष्टिया में नहीं समझ में आता होगा आपको, यही सब आपको धीरे धीरे याद करना है। क्लियर है? सूचना का अधिकार के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? क्या एक राजनीतिक अधिकार है? क्या एक संवैधानिक अधिकार है? क्या एक विधिक अधिकार है? बताएंगे। 144 के बारे में बताएंगे क्या होगा। यह एक कानूनी अधिकार है। सूचना का अधिकार क्या है? एक प्रकार का राजनीतिक अधिकार नहीं, कानूनी। कोई भी सूचना का अधिकार ले सकता है। विधिक का मतलब क्या होता है? तो कानूनी होता है। राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते का निर्धारण राज्य विधानसभा द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? विधानसभा द्वारा किया जाता है। प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन के सदस्यों को गठित करती है? प्राक्कलन समिति आपको बता दे, ये लोकसभा के सदस्य इसमें होते हैं। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं, और 30 सदस्य होते हैं प्राक्कलन समिति में, और इसमें 30 सदस्य लोकसभा के होते हैं। जैसे एक लोक लेखा समिति है। लोक लेखा समिति जो अभी हम बताए थे, इसमें 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से लोकसभा के और राज्यसभा के दोनों के होते हैं। लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7। लेकिन अगर हम बात करें प्राक्कलन समिति की, तो इसमें लोकसभा के सदस्य होते हैं और ये 30 सदस्य होते हैं। थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करना है। क्वेश्चन नंबर 146। 1950 में इसका गठन हुआ था। कब गठन हुआ था? 1950 में इसका गठन हुआ था।
राज्यसभा में राज्य को प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किस आधार पर दिया जाता है? तो उनकी जनसंख्या के अनुपात में। जब आप अनुसूची पढ़ते होंगे, 12 अनुसूची है, उसमें से चौथा अनुसूची भी कहता है राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। आपको बता दें मेरे दोस्त कि राज्यसभा का जो गठन है वो 3 अप्रैल को हुआ है। 3 अप्रैल 1952 को गठन हुआ है राज्यसभा का। इसी साल 17 अप्रैल को, इसी साल 17 अप्रैल 1952 को लोकसभा का भी गठन हुआ है। क्लियर है? तो उनकी जनसंख्या के अनुपात में उनको स्थान दिया जाता है। निम्नलिखित में से किस आधार पर आप भारत के निर्वाचन को लोकतांत्रिक कह सकते हैं? तो बिना मतभेद के सभी 18 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के नागरिक को अगर वोट देने का अधिकार है तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत के निर्वाचन लोकतांत्रिक है। समान कार्य के लिए समान वेतन क्या है? क्वेश्चन नंबर 49। 28 सही था नीतीश कुमार आपका पॉलिटी में, तो प्रयास करना है दोस्त कम से कम 35 करने का, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले हमसे पप्पू मिलने आए थे जो रिजल्ट दिए हैं, उनका 37 सही था। टीआरई 3 में उनका रिजल्ट हुआ है, पॉलिटी में उस 37 को सही बना के आए हैं। तो संभावना है, थोड़ा सटीक नॉलेज रखेंगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, मिलजुल के पढ़ेंगे तो आराम से हम लोग इसका जवाब ढूंढ सकते हैं, सही कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 149। समान कार्य के लिए समान वेतन क्या है? तो आर्थिक अधिकार के लिए एक प्रकार की कानूनी मांग है, राजनीतिक मांग नहीं है। याद रखिएगा, आंसर ए सही होगा। आखिरी क्वेश्चन कहता है भारत के संविधान के किस भाग में संघ राज्य संबंध का उल्लेख है? 11वां में है। 10 में क्या है? एससी एसटी का क्षेत्र की बात करता है, और 14वां में क्या है? संघ राज्य के उपचार की बात करता है। तो भाग 11 में केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख करता है। 22 को भाग है भारत के संविधान में, और 22 भाग आपको याद होना चाहिए कि भाग 1 में क्या है, भाग 2 में क्या है, भाग 3 में क्या है, भाग 4, इतना कम से कम होमवर्क आप जरूर करके रखिए। क्लियर है? ये था आज का आपका डिस्कशन। एक चीज आप देख रहे होंगे कि प्रतिदिन जब आप टेस्ट लगाते हैं तो बहुत सारा क्वेश्चन जो है अब आपसे बनेगा, रिपीट होगा, बनेगा। अभी 28 सही हो रहा है, धीरे धीरे 30 होगा, 32 होगा, फिर 35 होने लगेगा, फिर 35 और 40 के बीच में कभी 37, कभी 38, कभी 39 ऐसे सही होने लगेगा। आप समझ लीजिए कि पॉलिटी के लिए आपकी तैयारी परिपक्वता में कंप्लीट हो चुकी है। तो चलिए दोस्त, फिर मिलते हैं। अब मंडे टू फ्राइडे डिस्कशन जो होगा यूट्यूब पर ही होगा, पहले एप्लीकेशन पे होता था, तो मंडे टू फ्राइडे के डिस्कशन में हम लोग अब यूट्यूब पे मिलेंगे।